So here are the doubts you have given. पहला क्वेश्चन दिया है डाउट्स में, फ्रिक्शन के डाउट्स है। थोड़ा इसको सेटिंग कर दें, खत्म हो गया। चलिए डाउट्स, पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर ये है आपका जो आया है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? दिया है when a bicycle is in motion and is pedaled, the direction of friction on the two wheels। कोई बाइसाइकिल मोशन में है, ये है कोई बाइसाइकिल ऐसा, ये एक व्हील है, फ्रंट व्हील है, और ये है बैक व्हील। सोचो कि ये बाइसाइकिल पे कुछ बात ऐसा है, यहाँ पर सीट लगा है, आप बैठे हो, और यहाँ पर तो हैंडल है, ये ऐसा है, और कहाँ बैठे हो? कहीं एक अरेंजमेंट किया, लेडीज साइकिल ले ली, चलो ठीक। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे कि छोटा सा क्रैंक अरेंजमेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा सा क्रैंक अरेंजमेंट है, और कोई चेन इसके ऊपर से फंसा हुआ है। और आप अगर नोटिस करोगे, जब पेडलिंग कर रहे हो, व्हेन यू आर पेडलिंग, जब पेडलिंग कर रहे होगे, चेन का ये वाला हिस्सा टाइट रहेगा और ये वाला हिस्सा लूज रहेगा। पेडलिंग नहीं करोगे तो दोनों हिस्सा लूज रहेगा। ऑल माइन्यूट थिंग्स वन मस्ट ऑब्जर्व, ठीक है। अब आप यहाँ पे बैठ के पेडलिंग कर रहे हो, साइकिल चल रहा है, व्हेन यू आर पेडलिंग, तो आप देखोगे, हम बताए थे फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन पता करने का तरीका, 3 तरीका बताए थे। सीधा अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। दूसरा हुआ, अगर वो सरफेस स्मूथ होता तो वो कैसे स्लाइड करता, अब स्लाइड नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता चल जाएगा रोकने वाला डायरेक्शन में। और तीसरा हुआ न्यूटन्स लॉ, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, कोई बॉडी मूव नहीं करेगा, बॉडी मूव किया तो व्हाट इज दैट एक्सटर्नल फोर्स, यू मस्ट बी एबल टू गेस। चलिए फ्रंट व्हील पे देखते हैं। फ्रंट व्हील पे बात करेंगे तो फ्रंट व्हील पे कितने फोर्स आ रहे हैं, कोई भी मेथड से आप कर सकते हो, न्यूटन्स लॉ लगा के कर सकते हो, अप्लाइड फोर्स वाला कंसेप्ट से कर सकते हो, या फिर अगर स्मूथ होता तो क्या होता वो भी कर सकते हो। सोचो ये जो फ्रंट व्हील है, ये फ्रंट व्हील है, इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? एक वेट तो आ रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, और थ्रू दिस फर्क, यहाँ पर एक फर्क लगा है दोनों तरफ से, उसके थ्रू से कुछ फोर्स आ रहा होगा। फ्रिक्शन को छोड़ो, अभी फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करना है। तो इनमें से अप्लाइड फोर्स कैसा है भाई? द फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, इस फोर्स का ये कंपोनेंट है कि नहीं? फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। तो आप कहोगे फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ है। दूसरा तरीका, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। अगर हम कहेंगे कि ये बॉडी अब जब चल रहा है, साइकिल आप पेडलिंग करके चल रहे हो, तो ये चक्का क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। कोई चीज को रोटेट करने के लिए एक मोमेंट या टॉर्क की जरूरत होता है। यहाँ पर ये जो फोर्स है, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, बाय दिस फोर्स अबाउट द सेंटर कोई टॉर्क बनेगा नहीं, मोमेंट ऑफ ए फोर्स नहीं बनेगा। बाय द वेट आल्सो इस पॉइंट में कोई मोमेंट नहीं बनेगा, बाय दिस फोर्स आल्सो मोमेंट नहीं बनेगा, फिर भी घूम रहा है। कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो सोचो इस चक्का को ऐसे घुमाने के लिए विद द कांसेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉज फॉर रोटेशनल मोशन, आप कहोगे देयर मस्ट बी सम मोमेंट इन दिस डायरेक्शन। कैसा? इस डायरेक्शन में, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी लाइक दिस। So there are 100 of ways to think how the frictional force is. फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होने से ये ऐसे ऐसे घूमेगा, वो ऐसे ऐसे इसलिए नहीं घूम रहा है कि ये नॉर्मल रिएक्शन है या ये वेट है या फिर ये फोर्स है, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ही घूम रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज बैकवर्ड। ध्यान रहे, देयर आर ऑलवेज 2 सेट ऑफ व्हील्स इन एनी व्हीकल, वन इज ए ड्राइविंग व्हील, अदर इज ए ड्रिवन व्हील। कार्स में कभी कभी रियर व्हील ड्राइव मिलता है, कभी फ्रंट व्हील ड्राइव मिलता है, डिपेंड करता है। तो जो ड्रिवन व्हील है, ये व्हील ड्राइविंग नहीं है, ये ड्रिवन है, ये ड्राइव कर रहा है। तो ड्रिवन व्हील में फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज बैकवर्ड प्रोवाइडेड यू आर मूविंग विथ सम एक्सीलरेशन, मतलब पेडलिंग कर रहे हो, पेडलिंग कर रहे हो, तो इसलिए क्वेश्चन में लिखा है। बैक व्हील में ऐसे ही सोचो कि आपकी साइकिल की चक्का के नीचे हम ऑयल डाल दिए, अब जैसे आप पेडल करोगे ये फिसलने लगेगा। कैसे फिसलेगा? ऐसे। अब क्यों नहीं फिसल रहा है? क्योंकि आपका फ्रिक्शनल फोर्स उसको फिसलने नहीं दे रहा है। सो फ्रिक्शनल फोर्स एट द रियर व्हील इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कब? व्हेन इट इज पेडल्ड। During pedaling, the frictional forces are like this.
अब कुछ लोगों को ये सुन के याद रखने में अच्छा लगेगा, कुछ लोग बिना समझे रट्टा मार के याद रख सकते हैं, लेकिन रट्टा मार के याद रखने में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कंडीशंस कमिंग, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर। खैर चॉइस आपका है, लेवल आपका है। सो द फ्रंट व्हील इट इज, एट द फ्रंट व्हील इट इज बैकवर्ड and at the back wheel it is forward. Okay, this is the first case. Second case, when it is not pedal, किसी के एंट्रेंस में आया है, ऑप्शन भी दिया है, but ध्यान रहे when a body is not pedal, again two cases arise, whether it is accelerating or not accelerating. हो सकता है कि बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है या फिर नहीं एक्सीलरेट कर रहा है। पेडलिंग नहीं करेगा तो एक्सीलरेट कैसे करेगा? अरे कोई इंक्लाइन प्लेन में नीचे आ रहा होगा तो बिना पेडलिंग के भी एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन करेगा या फिर एक्सीलरेशन नहीं करेगा। दैट पार्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि जब वो पेडलिंग नहीं किया जा रहा है तब फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन बताओ। तो फिर से दो के सामने आते हैं। देखो जब कोई बॉडी रोल करता है, आगे आगे हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, इफ समथिंग इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, रोल कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में, कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर कोई बॉडी रोल कर रहा है, शायद आपको मालूम होगा कि वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट इज 0, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन के लिए आगे की तरफ वेलोसिटी होता है, रोटेटरी मोशन के लिए इस पॉइंट का वेलोसिटी पीछे की तरफ होता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी बन जाता है v minus omega r that is equal to 0. So during rolling motion the velocity of lowest point is 0. क्या वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन 0? नहीं, the acceleration is not 0, the acceleration is somewhat in upward direction, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अच्छा, तो एक्सीलरेशन अपवर्ड है, अगर स्लाइडिंग टेंडेंसी है क्या? अगर एक्सीलरेशन अपवर्ड है तो स्लाइडिंग टेंडेंसी नहीं है। तो जब भी कोई बॉडी रोल करता है उसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता है ड्यूरिंग रोलिंग बाई इट्स ओन, कोई पुश नहीं कर रहा है, ना ही किसी इंक्लाइन प्लेन में जा रहा है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स एट द बॉटम इज 0, याद रहे ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। सो व्हेन इट इज नॉट पेडल, अब ये बहुत ज्यादा समझाने में मेरे को दिक्कत हो रहा है क्योंकि आप लोगों को अभी भी रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर नहीं पढ़ा है। ड्यूरिंग ए प्योर रोलिंग मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी द फ्रिक्शनल फोर्स एट द लोएस्ट पॉइंट इज 0। रोलिंग में फ्रिक्शन एक खतरनाक क्वांटिटी है, यूजुअली नीट वाले ग्रुप में नहीं पढ़ाते हैं लोग, जी वाले ग्रुप में पढ़ाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड देखते वक्त हम लोग क्या देखें, अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू आर, स्लाइड नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड फोर्स, और मालूम नहीं है तो कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स इज क्या? फ्रिक्शनल फोर्स इज द स्मॉलर वैल्यू आउट ऑफ एफ एंड एफ एल। लेकिन सोचो रोलिंग मोशन में ना ये स्लाइड कर रहा है ना ये रेस्ट में, जब ये मूव करता है ये स्लाइड नहीं करता है, नीचे स्लाइड भी नहीं कर रहा है और रेस्ट में भी नहीं है। स्लाइड करता तो म्यू आर हो जाता, रेस्ट में होता तो अप्लाइड फोर्स हो जाता, ना ये स्लाइड में है ना ये रेस्ट में, स्लाइड भी नहीं कर रहा है और मूव भी कर रहा है। तो वो जो फंडा हम लोग पढ़े थे फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का, यहाँ पर नॉल एंड वॉइड हो जाता है रोलिंग मोशन में, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का दूसरा तरीका है। खैर शायद हम लोग थोड़ा ट्रैक से बाहर निकल गए। तो याद रखना क्या है, फॉर प्योर रोलिंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। तो फिर आप कहोगे कि सर कोई चीज को अगर हम रोल कर देते हैं तो घूमते जाना चाहिए, रुकता क्यों है? कोई ब्लॉक को साइड कर देते हैं, कुछ दूर जाता है रुक जाता है, कोई बॉल को रोल कर देंगे कुछ दूर जाके नहीं रुक जाता है, तो बॉल के ऊपर अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो उसको रोकता कौन है? ये भी है कि नहीं डाउट। अब सोचो मैं एक क्या करता हूं, एक रसगुल्ला लेता हूं और एक मान लो कि एक स्टील बॉल लेता हूं, दोनों साइज बराबर है, दोनों को ऐसे ढकेल दिया सेम स्पीड में, कौन पहले रुकेगा, स्टील बॉल की रसगुल्ला? कौन रुकेगा पहले? देखो तुम्हारा ध्यान कहां खाने पे रहता है। अब रसगुल्ला क्यों रुक गया? देखो क्योंकि जब रसगुल्ला चल रहा था आप देखोगे दैट इज व्हाट इज नॉट ए रिजिड बॉडी, ये इसका निचला हिस्सा दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा, इट इज नॉट ए रिजिड बॉडी। अब ये निचला हिस्सा अगर ऐसा हो गया तो सोचो कि ऐसा केस में जब ये घूमते हुए आगे जाने की कोशिश करेगा
it has to stand on this edge and go further. But in the meanwhile, the weight acting here, mg यहाँ पे एक्ट कर रहा है, जो कि ये सारा चीज को इस पॉइंट में, पॉइंट ए में कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे पॉइंट ए में ये सारा चीज को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये रोल करके आगे जाने की कोशिश कर रहा है और ये पीछे से रोक के उसको उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो होगा क्या, धीरे धीरे स्लो होगा और रुक जाएगा। जितना सॉफ्ट बॉडी होगा उतना ज्यादा फ्लैट रीजन होगा, जितना ज्यादा फ्लैट रीजन होगा mg के लिए उतना ज्यादा टॉर्क होगा। टॉर्क और मोमेंट इज गिवन बाय फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, है ना। सो स्टील बॉल इलास्टिक है, छोटा सा गैप रहता है तो काफी दूर तक जाएगा, रबर बॉल है तो कम दूर जाएगा। फिर आपका गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है तो जल्दी रुक जाता है, क्योंकि उसका नीचे का फ्लैट वाला रीजन ज्यादा है। हार्ड पंप है तो ज्यादा दूर जाता है, सिंपल सा चीज है। हाँ, तो मैं ही खुद डाउट बनाता हूँ, मैं ही खुद क्लियर करता हूँ कि फ्रिक्शन नहीं है, क्यों नहीं है अभी बताता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अब क्या हुआ, दिया है कि दी साइकिल इज, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि व्हेन इट इज नॉट बीइंग पेडल। नॉट बीइंग पेडल के दो केस हो सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन पे है, हॉरिजॉन्टल मोशन पे है, v इज कांस्टेंट, पेडलिंग नहीं किया गया है, तो आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। दोनों ही व्हील पे फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। लेकिन बुक में मेरे आंसर के साथ नहीं है, बुक में बुक का आंसर है। डोंट थिंक दैट द ऑथर इज वेरी इंटेलिजेंट, वो अपने हिसाब से लिखा है बहुत सारे क्राइटेरिया को छोड़ते हुए। बुक में ये ऑप्शन में भी नहीं है कि फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो फीस लेके पढ़ाता हूँ। दैट ऑथर इज नेवर कम टू मी, नेवर पेड मी। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन इज फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। बिट नंबर 2 में अगर ये एक्सीलरेटेड मोशन में है, जैसे कोई एक इंक्लाइंड प्लेन में है लेकिन पेडलिंग नहीं हो रहा है, ये एक्सीलरेट कर रहा है ना, ये एक्सीलरेट कर रहा है ऐसा केस में, तो आप कहोगे दोनों ही केस में क्योंकि फिसलने की टेंडेंसी है, एट बोथ द व्हील्स द फ्रिक्शनल फोर्स इज बैकवर्ड। ठीक है, ये व्हील के केस में बैकवर्ड है। अगर ये व्हील स्पोक वाला नहीं होता, डिस्क वाला होता, तो तब भी फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाता। समझ में आ रहा है? तो ये सब समझना आपकी बस की चीज नहीं है। कोई व्हील है या कोई रिंग है, डिपेंड करता है कि फोर्स कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, उसके हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा, है ना। तो खैर ये क्वेश्चन तो एक absurd क्वेश्चन बन गया। When accelerated, I am talking about cycle, bicycle, तो wheels are simply rings, हम कंसीडर कर सकते हैं, these are all rings। तो इसमें कहेंगे it is backward at both the wheels, backward at both the wheels, दोनों व्हील पे बैकवर्ड है। ओहो, ये साइकिल तो अच्छा है लेकिन थोड़ा ऊपर है। So when it is pedaled, आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स इज लाइक दिस। ये कब हुआ, ये वाला हुआ नंबर 13 ड्यूरिंग पेडलिंग। और अगर नॉट पेडलिंग नहीं हुआ है, well no pedaling, accelerated is backward at both wheels। ये कब केस हुआ, when not pedaled। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या समझ में आया? यस यस, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, शायद कुछ दूसरा क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी, हाँ क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, सी क्वेश्चन नंबर 24। Consider the system of two blocks A and B and the wall. The wall is smooth but the surfaces of A and B are rough. If a force F is exerted on B, then देखो दिया है कि यहाँ पर कोई एक वॉल है जो स्मूथ है और यहाँ पे कोई एक ऐसा है ब्लॉक, यहाँ पे कोई एक दूसरा ब्लॉक है,
दिया कि वॉल स्मूथ है जबकि इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट जीरो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज देयर। ये ए है, ये बी है, और दिया यूं है कि ये दोनों को कोई चिपका के रखा है, दोनों को कोई चिपका के रखा है। बोला कि इफ द फोर्स F exerted on B is as shown, B लगा के रखे, फोर्स लगा के रखे। पहले आप सोचो कि जब आप फोर्स लगा के रखोगे क्या ये दोनों रह सकते हैं ऐसे? यस और नो। चलो मानते हैं कि रह गए ना, तो आई कैन कंसीडर दिस इज ए सिंगल बॉडी। अगर ये सिंगल बॉडी है, इन दोनों का वेट तो है डाउनवर्ड, अपवर्ड फोर्स क्या है? यहाँ पर तो फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर फ्रिक्शन होता तो ये फिसलने की कोशिश करता तो ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स होता, शायद वो फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों का वेट को काउंटर करता और फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता। इसका मतलब देयर इज नो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स ऑन द सिस्टम बट देयर इज सम वेट दैट इज द डाउनवर्ड फोर्स, तो सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, ये रह ही नहीं सकता। तो बाकी के ऑप्शन देखने की क्या जरूरत है? ऑप्शन डी ही बोल रहा है सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. System cannot be in equilibrium। क्वेश्चन नंबर 24 था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, पूछा है ये कुछ, a 40 kg block rests on a frictionless floor, a 20 kg block rests on the top of the slab, the static coefficient of friction between the block and the slab is 0.6, that between and 0.4, 20 kg block is acted upon by a horizontal force of 200 Newton if G is this resulting acceleration of the slab। अच्छा पहले देखें ये जो क्वेश्चन है ये पक्का किसी एक आईटी का होगा या फिर मेडिकल एंट्रेंस वालों का तो नहीं है, लेकिन पूछे तो करते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग जहां लगता है वहां पर डॉक्टर्स पीछे रह जाते हैं। ये हो गया कोई एक स्लैब जिसका वजन है 40 केजी, 40 केजी वाला स्लैब, और इसके ऊपर रखा है कोई छोटा सा ब्लॉक जो कि 20 केजी का है। 20 केजी का ब्लॉक है ये कुछ यहाँ पे, यस। ये जो 20 केजी वाला ब्लॉक हुआ, ये 20 केजी वाला ब्लॉक को आपने खींचा विद सम फोर्स। कितना फोर्स? 200 न्यूटन। और ठीक है 200 न्यूटन। अच्छा 200 न्यूटन देखिए खींचा, और ये सब दोनों सरफेस में यहाँ पर ये जो म्यू है, म्यू का दो वैल्यू दिया गया है। म्यू एस इज इतना बड़ा क्वेश्चन 0.6, म्यू के इज 0.4, ऐसे करके कितना डाटा हमें दिया गया है, ऐसा करके दिया गया। और क्या दिया है? बस इतना ही तो डाटा है। पूछा है एक्सीलरेशन ऑफ द स्लैब, 40 केजी वाला स्लैब का एक्सीलरेशन क्या होगा। बोल रहा है कि जो फ्लोर है नीचे, ये जो फ्लोर है दैट फ्लोर इज ए स्मूथ फ्लोर। ये सब अरेंजमेंट किसी एक स्मूथ फ्लोर पे रखा गया है जहां पर म्यू का वैल्यू 0 है। तो जैसे हम इसको खींचेंगे, सोचो कि किसी टेबल के ऊपर एक वजनदार पैकेट रखा हुआ है, पैकेट को खींचोगे तो टेबल भी तो स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। पूछा है व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द टेबल। पहले देखना है कि हमारा ये जो 40 केजी का ब्लॉक और 20 केजी का ब्लॉक के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होगा कि नहीं होगा। मतलब 20 केजी इसके ऊपर चिपके हुए इसको खींचेगा कि 20 केजी इसके ऊपर स्लाइड करते हुए इसको खींचेगा, ये हमें पहले समझना है। चलो समझते हैं। अगर हम कहेंगे कि 20 केजी को इसके साथ फिक्स कर दिया गया, यहाँ पर कोई फेविकॉल की जोड़ लगा दी, अब बताओ व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी 200 न्यूटन फोर्स यू आर अप्लाइंग बाय द टोटल मास 40 plus 20 60, so it is 20 by 6 or 10 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कब? इफ when blocks move together
अगर ब्लॉक्स एक साथ जाते हैं तो when the blocks move together, तो आप कहोगे कि जो आपका एक्सीलरेशन होगा ये। लेकिन सर आपको कैसे पता चला ब्लॉक एक साथ जाएंगे? कहाँ मेरे को पता है? इफ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, हम बेटर होगा कि इसको ऐसे लिखे, इफ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, अगर दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं तो, अगर दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं तो ये सिस्टम का एक्सीलरेशन ये होने वाला है। अच्छा, अगर ये होने वाला है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 60 kg ना 40 kg एंड 20 kg, 40 kg एंड 20 kg, 20 kg और 40 kg के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? म्यू इंटू आर, म्यू मतलब म्यू एस 0.6, आर कितना है? 20 kg के नीचे 200, इसके नीचे जो नॉर्मल एक्शन 200 है, तो कितना हो गया? 120 न्यूटन। ठीक है, 120 न्यूटन विल बी दी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों के बीच में हो सकता है। और जब हम इसको खींचेंगे ऊपर वाले ब्लॉक को, अगर ये दोनों मिलकर चलने लगेंगे तो ठीक है, और बहुत जोर से खींचेंगे तो यही स्लाइड करेगा, ये स्लाइड नहीं करेगा। ऐसा क्यों? धीरे धीरे खींचेंगे, ये इसके साथ मिलके चलेगा। बहुत ज्यादा फोर्स 200 न्यूटन की जगह 2000 न्यूटन लगा देंगे तो ये अकेला स्लाइड कर जाएगा और ये धीरे धीरे स्लाइड करेगा। ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज जब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो, ये बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन में जाने की कोशिश करता है। जब ये बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन में जाने की कोशिश करता है, इसके ऊपर पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा सा स्यूडो फोर्स आता है जो इसको रोकने की कोशिश करता है। तो अभी आपका स्यूडो फोर्स, इसके ऊपर अभी जो स्यूडो फोर्स आ रहा है, क्योंकि अभी अरेंजमेंट तो ए में जा रहा है, जो स्यूडो फोर्स आ रहा है, अगर वो फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया तो ये फिसल जाएगा। इनर्शिया फोर्स ऑन, इनर्शिया फोर्स ऑन, थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा लेकिन अभी थोड़ा देख लो, डोंट राइट। इनर्शिया फोर्स ऑन 40 kg, कितना हो गया? 40 इंटू ए था 10/3, इट इज 400/3 इज 133.33 न्यूटन। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स आएगा, अगर दोनों को हम फेविकल लगा के चिपका दिए हैं और इसको खींच रहे हैं, सिस्टम चल रहा है इस एक्सीलरेशन में, चिपका हुआ है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और यहाँ पर स्यूडो फोर्स नीचे वाले के ऊपर आ रहा है इतना। अब फेविकल की मजबूत जोड़ को खोल दिया गया, अब फ्रिक्शन ही जा, फ्रिक्शन के सहारे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो हो सकता है मैक्सिमम कितना? 120। इन दोनों के बीच में एक दूसरे को स्लाइडिंग, रिलेटिव स्लाइडिंग को रोकने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है 120 न्यूटन, जबकि इसके ऊपर आ रहा है 133.33, तो होगा क्या? ये स्लाइड कर जाएगा, ये पीछे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। सर हम आगे खींचेंगे, पीछे जाएगा, रिलेटिव टू दिस ये पीछे की तरफ जाएगा, ये ज्यादा एक्सीलरेशन में आगे आ जाएगा। बस ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो अगर ये स्लाइड कर गया तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू के इंटू आर। जितना फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर होगा। नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू के इंटू आर, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर तो और कोई फोर्स नहीं है। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन वेट वगैरह है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्स तो सिर्फ म्यू के इंटू आर है। एक्सीलरेशन होगा म्यू के इंटू आर, आर मतलब 20g, म्यू के इंटू 20g होल डिवाइडेड बाय 40 kg इज द एक्सीलरेशन। समझ में आया? शायद ये वाला स्टेटमेंट आपको थोड़ा गड़बड़ा रहा होगा। देखो यहाँ पर दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ? 120 न्यूटन। मतलब ये ब्लॉक और इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो सकता है 120 न्यूटन। तो सोचो ये ब्लॉक को जैसे हम खींचेंगे, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होगा, नीचे वाले स्लैब के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ होगा, और उसी के चलते ये चलता है आगे, तो इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है 120 न्यूटन। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? 120/40, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं कितने में?
10/3 में जो कि 3.33 है, चलेगा क्या? नहीं, बार बार फिसलेगा. So this block will slide below. There will be a relative sliding between the two blocks. बस ये समझ में आना चाहिए और you need a high density brain to catch and understand all these points. So 20 kg slides on 40 kg. 20 kg वाला ब्लॉक 40 kg वाले ब्लॉक के ऊपर स्लाइड करने लगेगा. ये बात हमें समझ में आया. अगर स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? आप कहोगे फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 20 kg इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 40 kg. दैट इज इक्वल टू, स्लाइड कर रहा है सो इट इज म्यू के इंटू आर. म्यू के हो गया 0.4, आर दिया है कितना? आर, हाँ यहाँ का आर इज 20 kg, 200, so it is coming out to be 80 न्यूटन. फ्रिक्शनल फोर्स हो गया 80 न्यूटन. The frictional force on the slab is 40 न्यूटन. तो एक्सीलरेशन ऑफ 40 kg कितना हो जाएगा? 80/40. है ना खतरनाक खूंखार. अब लग रहा होगा कुछ लोगों को कि क्यों पूछ दिए भैया, ये तो धुआं निकल गया, हमारे बस का नहीं था. मैं बोल दूंगा तुम्हारा बस का नहीं है, हो सकता है तुम बोलोगे कि साथ तो स्किप कर जाते. आप पूछे हो तो झेलो. आया समझ में? सर वो इनर्शिया फोर्स समझ में नहीं आया. इनर्शिया फोर्स समझ में नहीं आया. पहले हम क्या किए, दोनों को फेविकल से जोड़ दिए. अब ऊपर वाले को खींचे तो कुछ एक्सीलरेशन में गया, जो एक्सीलरेशन 10/3 है ना. तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स आ रहा है 40 × 10/3, दैट इज 400/3. क्योंकि फेविकल से जुड़ा हुआ है और ऊपर वाले को खींच रहे हैं तो नीचे वाला कैसे भाग सकता है? भाग नहीं सकता है. इसके साथ ही मूव कर रहा था. मान लो अभी फेविकल का जोड़ को खोल दिए. अब अगर यहाँ पर दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सफिशिएंट रहेगा तभी इसको रख पाएगा, ले पाएगा आगे, नहीं तो ये फिसल जाएगा. क्योंकि पीछे की तरफ फोर्स आ रहा है 133.33, जबकि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? इट वाज समथिंग लाइक 120 न्यूटन. तो जो स्यूडो फोर्स है 120 न्यूटन से ज्यादा है, फिसल जाएगा ही नहीं फिसल जाएगा. इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम हो सकता है 120 न्यूटन. पहले सोचो कि ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होगा, क्योंकि आप इधर खींच रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ होगा. नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स इसने दिया है इसके ऊपर, एंड फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इसीलिए तो जब आप इसको खींचते हो इसके ऊपर एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स आता है जो इसको इधर को लाता है. आपको हम इसको खींच रहे हैं, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है, वो इस डायरेक्शन में है. समझ में आया? अगर जो स्यूडो फोर्स है इस फोर्स से ज्यादा हो गया तो फिसल जाएगा. यहाँ पर मैक्सिमम कितना हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स? 0.6 into r is 20g, 200, so it is 120 न्यूटन. जबकि दोनों जब मिलके जाने की कोशिश कर रहे थे, मान लो हम दोनों को मिला के थ्रेड में बांध दिए थे और दोनों चल रहे थे, और क्या था एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन हुआ 10/3. तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स आ रहा था क्योंकि थ्रेड में बंधा हुआ था. अब थ्रेड काट दी. अब अगर फ्रिक्शन इसको फिसलने से रोक पाएगा तो ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. लेकिन फ्रिक्शन कैसे रोकेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज 120 न्यूटन, स्यूडो फोर्स इज 133.33. क्या ये रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा. मतलब ये इसके नीचे फिसल जाएगा. इनफैक्ट ये नहीं फिसलेगा, ये इसके ऊपर फिसल जाएगा. आर गेटिंग? जब ये फिसल गया तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा? म्यू के इंटू आर. म्यू के 0.4 दिया हुआ है, आर इज 200, 80 न्यूटन. इसके ऊपर तो 80 न्यूटन हुआ तो इसके ऊपर भी 80 न्यूटन हुआ. अगर इसके ऊपर 80 न्यूटन हुआ तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या कुछ समझ में आया? सर वो 40 kg रुक नहीं जाएगा क्या जब 20 kg स्लाइड करेगा तो? जब 20 kg स्लाइड करेगा तो 20 kg के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा कि नहीं बेटा? यस सर आएगा. तो फिर 40 kg के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा कि नहीं? आएगा. तो इसको रोकेगा कौन?
देयर इज व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस 40 kg? एक वेट है, एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन है, एक फोर्स है। सिग्मा एफएक्स कैसे जीरो होगा इसके ऊपर? नहीं होगा। तो फिर चलेगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 33, आपने पूछा, हमने बताया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ, दो चीज तो समझ में आया होगा। इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर नीट, प्रीवियस क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन फॉर यू। ये चीज तो समझ में आया होगा, और कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, थ्योरी और कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि an object takes n times as much time to slide down 45 degree rough incline as it takes to slide down a perfectly smooth 45 degree incline. Coefficient of kinetic friction between the object and the incline is given by this. अच्छा, बोल रहा है यहाँ पर दो इंक्लाइन प्लेन है, दोनों बराबर इंक्लाइन प्लेन है। जस्ट मिनट, थोड़ा ढंग से ड्रॉ करें। ये दो इंक्लाइन प्लेन है, इसमें से एक इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है और दूसरा रफ है। दूसरा रफ है। यहाँ पर दिया है कि ये लगा, ये स्मूथ है और ये स्मूथ नहीं है, ये रफ है। कोई ब्लॉक को यहाँ से छोड़ दिए, कोई ब्लॉक को यहाँ से छोड़ दिए, दिया है कि ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। अच्छा, कौन से केस में ब्लॉक नीचे जल्दी पहुंचेगा, स्मूथ वाले केस में कि रफ वाले केस में? जब ये स्मूथ वाले केस में जल्दी पहुंचेगा। अच्छा, तो दिया है कि इसको नीचे पहुंचने के लिए जितना समय लगा, इसको नीचे पहुंचने के लिए उसका n टाइम्स ज्यादा समय लगा। हो सकता है ये t लगा, ये 2t लगा, 3t लगा, 4t लगा, nt लगा। तो बताओ यहाँ का म्यू कितना है? क्या बात समझ में आया? अब यहाँ पर क्या था भाई एक्सीलरेशन? इट वाज g sin 45, नहीं, दैट वाज g by √2। और ये डिस्टेंस कितना मालूम नहीं है, कॉल इट l। तो ये t सेकंड में कितना नीचे आया? हाफ g by √2 into t square is equal to l, ut plus half a t square। ये t सेकंड में नीचे आया। यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है? ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन यू नो द ड्राइविंग फोर्स इज g sin थीटा, रोकने वाली फोर्स होता है म्यू g cos थीटा, और दिया गया है कि थीटा 45 डिग्री है। तो ये g by √2 माइनस म्यू g by √2, तो g by √2 गया कॉमन, इट इज 1 माइनस म्यू। इस केस में नीचे आने के लिए कितना समय लगा? nt सेकेंड लगा। तो हाफ a हो गया g by √2 1 माइनस म्यू इंटू nt का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? वही डिस्टेंस l। खत्म कहानी, कहानी खत्म। अब देखो, दोनों ही केस में l का वैल्यू अलग अलग निकला है। पहला केस में कुछ l था, दूसरे केस में कुछ दूसरा l है। अब l को l के साथ इक्वेट करो। चलें, इसको अब हम इसके साथ इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पर मिला l इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर मिला l इज इक्वल टू दिस। इक्वेट देम। इफ यू इक्वेट, यू फाइंड हाफ g by √2 1 माइनस म्यू n स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ g by √2 t स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है देखो, ओहो सब कुछ तो कट रहा है। ये हाफ g by √2, हाफ g by √2 t स्क्वायर सब कुछ तो गया। 1 माइनस म्यू इज इक्वल इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या मिला? मिला 1 माइनस म्यू इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हम यहाँ से पता कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? यस, 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1 by n स्क्वायर।
और म्यू इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर और 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। तो आंसर हो गया म्यू इज इक्वल टू, म्यू पूछा था, इट इज 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर। क्या समझ में आया? Yes, sir. चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37 इज ए रिप्लिका ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। बोल रहा है कि टाइम कितना लिया, डबल टाइम लिया, मतलब n का वैल्यू 2 दिया है, n का वैल्यू 2 दे देंगे तो 1 माइनस 1 बाई 4 इज 3 बाई 4, तो 0.75 हो जाएगा। 37 में आंसर दिया हुआ है। तो one thing you conclude from this, that this formula you have to remember when the angle is theta, 45 degree, तो you have to remember the answer की value of mu क्या होता है। Remember angle 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 1/√2 होगा तो कॉमन जाएगा, कैंसिल करेगा। अगर ये 45 डिग्री नहीं है तब कुछ दूसरा आंसर आएगा, बट 1 मिनट में बनेगा नहीं, इसलिए वो लोग देंगे भी नहीं। तो म्यू का जो वैल्यू निकला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, याद रखो, डॉक्टर्स को काफी कुछ याद रखना पड़ता है, इतना सारा मेडिसिन है ना, तो ये बात है। क्वेश्चन नंबर 40, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, रिटार्डेशन कितना होगा? यहाँ पे दो चीज सामने आता है, टर्म आता है लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप एंड लाइन ऑफ लीस्ट स्लोप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करो, देखते हैं हम दोनों कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। ये हो गया कोई एक इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज व्हाट इज एन इंक्लाइंड प्लेन। यू सी सारा ऐसा कैसा प्लेन होता है? अरे होता है, थोड़ा इमेजिन करो, ये ग्राउंड है, ये एंगल दिया हुआ है, ये दिया है कि 45 डिग्री है ना, यहां से कोई चीज छोड़ेंगे तो ये से फिसल के आएगा, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। चलो हम यहां से कोई एक लाइन को ड्रॉ करेंगे ग्राउंड की तरफ और पता करेंगे इसका स्लोप कितना है। सपोज मैं कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं तो स्लोप कैसे निकालता हूं? हाइट बाय tan थीटा होता है ना, हाइट बाय, सॉरी हाइट लिखने से आप कंफ्यूज करोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ये जो लाइन है इसका लाइन का लोअर एंड यहां से कितने दूर पे है, दैट इज बेस, है कि नहीं? सोचो मुझे ये वाला लाइन का स्लोप पूछा गया तो हम कहेंगे ये हाइट भाई ये। अच्छा, मैं अगर ऐसा एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इफ आई ड्रॉ ए लाइन लाइक दिस, ये लाइन का स्लोप कितना होगा? ये तो कुछ अलग होगा, क्योंकि क्या देखना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ग्राउंड पे देखना है कि नहीं देखना है? मे बी विथ 3D you cannot imagine unless until I give you a practical case। थोड़ा सा सब्र करिए, मैं बताता हूँ। Here is a plane, this is what is a plane, practical physics, okay, plane है। ये प्लेन को ऐसे टेढ़ा करके रखा गया है, दिस प्लेन इज नाउ लाइक दिस। ये लाइन का स्लोप कितना है? परपेंडिकुलर बाई बेस, क्लियर, परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा, यहां पर अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचता हूं तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, लेकिन बेस ये नहीं होगा, बेस होगा ये। बेस ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? इस कोने से यहां तक का बेस ज्यादा हो गया तो इसका स्लोप कम हो जाएगा, जिसका बेस ज्यादा है उसका बेस कम हो गया। तो ये जो लाइन बना, दिस इज द लाइन ऑफ लीस्ट स्लोप। ऊपर वाले डायगोनल से यहां पर अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो दैट बिकम्स द लाइन ऑफ लीस्ट स्लोप। एंड ये वाला लाइन जिसमें बेस सबसे छोटा है, यहां पर अगर ढेर सारा लाइन खींचेंगे, हर एक लाइन का हाइट तो बराबर रहेगा लेकिन बेस सबका अलग अलग रहेगा। सबसे कम किसका रहेगा? ये वाला लाइन का नहीं, जो लाइन का बेस सबसे कम रहेगा उसका स्लोप सबसे ज्यादा, tan थीटा होता है स्लोप। सो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप मतलब लाइक दिस, ये सिलेक्ट कर रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन है, कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, कैसे स्लाइड कर रहा है? सीधे नीचे। कभी कभार में इसलिए बताया क्योंकि कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता था, आजकल तो नहीं आता है, कि इसका ऊपर एक ग्रूव लगा हुआ है और इस ग्रूव में कोई चीज को छोड़ दिए तो पिछल के ये ऐसे आया अलोंग द लाइन ऑफ लीस्ट स्लोप।
ऐसा करके भी क्वेश्चन पहले आया है। खैर आपका क्वेश्चन में लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ये स्लाइड करके नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो पूछा है कि बताओ क्या होगा उसका एक्सीलरेशन या कुछ पूछा है। ये मेरा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था ये क्या था, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप का मतलब क्या है, समझ में आया। लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप मतलब along the edge, ओके मतलब अभी कोई चीज अगर ए से फिसल के आएगा हम कहेंगे इट इज कमिंग along the line of greatest slope, this is the line of least slope। अच्छा चलिए समझ में आपको आ गया। कोई एक इंक्लाइंड प्लेन में कोई एक जिसका एंगल 45 डिग्री है, यहां पर कोई एक ब्लॉक को ऊपर की तरफ फेंका गया। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप विथ ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, स्लोप एंगल 45 डिग्री, प्लेन ऑफ स्लोप एंगल 45 डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, म्यू इज 0.5 ऐसा दिया है। रिटार्डेशन कितना होगा, अरे तो कितना सिंपल हो गया। जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा था आपने फेंक दिया तो ऊपर ही जाएगा, तो इसको खींचने वाली फोर्स नीचे होगा mg साइन, इसको थीटा को साइन थीटा, और क्योंकि ये ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स भी तो नीचे की तरफ होगा, तो आप कहोगे नेट रिटार्डिंग फोर्स, नेट रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू जो रोकने वाली फोर्स है mg sin थीटा भी रोकने की कोशिश कर रहा है और म्यू mg cos थीटा भी रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहां पर r है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू r, क्योंकि स्लाइड कर रहा है। हाँ तो फिर सब कुछ तो मालूम है, थीटा का वैल्यू 45 है, थीटा का वैल्यू 45 तो cos थीटा हो गया 1/√2, sin थीटा हो गया 1/√2, mg/√2 कमन गया तो mg/√2 को मैं बाहर लिया, अंदर रह गया 1 प्लस म्यू, म्यू इज गिवन 0.5, तो 3mg, ये 3/2 है ना, सो 3mg/√2 हो गया फोर्स। रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन इज यू से इट इज क्या है, फोर्स बाय मास, 3g/√2। क्या मेरी बात समझ में आया? यस सर। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 40। तो आंसर सी होगा, ये क्वेश्चन नंबर 40 था आपका डाउट। नेक्स्ट 49, a 500 kg horse pulls a cart of mass 1500 kg along a level road with an acceleration of 1 meter per second square. The coefficient of sliding friction is 0.2. Then the work done, then the horizontal force exerted by the earth on the horse. ही बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है भैया, थोड़ा सोच लो। दिया है कि कोई एक 500 kg का हॉर्स है, कोई कार्ट को खींच रहा है, कोई कार्ट को खींच रहा है, ठीक है। अब ये कार्ट बोल देने से ना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि जो गाड़ी है स्लाइड करते हुए जा रहा है कि रोल करते हुए जा रहा है ना। कार्ट इसलिए इसको कहते हैं जिसमें वो जो स्लाइड स्लेज जैसे स्लाइड करके जाता है। अगेन द ऑथर इज इन अटर कंफ्यूजन, क्योंकि अगर हम ऐसा वाला गाड़ी को खींचेंगे या इसको खींचेंगे तो देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्सेस विल बी डिफरेंट, नहीं। चलिए, तो ये कोई घोड़ा इसको खींच रहा है, ये है घोड़ा। कैसा होता है रे घोड़ा? चलो जितना मेरे को मालूम है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बनाया, ये है घोड़ा। वैसे मेरा घोड़ा और आपकी गाय में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं मिलेगा, फिर भी ये घोड़ा है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। चलो ठीक, बांध दिया गया, घोड़ा को बांध दिया गया है। बोल रहे हैं कि ये घोड़ा क्या कर रहा है, 500 kg का है और ये 500 kg वाला घोड़ा 1500 kg वाला कोई ब्लॉक कार्ट को खींच रहा है।
क्या एक्सीलरेशन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में। अच्छा, और कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज 0.2। हाँ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन दिया है मतलब ब्लॉक है। म्यू इज गिवन 0.2। हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द हॉर्स। अर्थ इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या दे रहा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द फ्लोर। अब देखो घोड़ा और ये काठ दोनों रेस्ट में थे, अब दोनों इधर चल रहे हैं, तो देयर मस्ट बी सम नेट एक्सटर्नल फोर्स लाइक दिस। दैट मींस यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन हॉर्स। समझ में आया क्या? क्वेश्चन में पूछा है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द हॉर्स बाय द अर्थ। अब ये पूरा सिस्टम का अगर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो इसका तो वेट भी है और नॉर्मल रिएक्शन भी है, और क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा। कितना होगा? म्यू इंटू R1, और इसके ऊपर तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ है, अगर ये पूरा का सिस्टम मानते हैं तो। अब क्या है कि ये सिस्टम में ये मास इसके नीचे, पांव के नीचे, इसका भी नॉर्मल रिएक्शन है, वेट है, वो सब भी दिखा सकते हैं। हम हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करेंगे तो हम इग्नोर कर सकते हैं ये फोर्सेस को। यहाँ पर भी R2 है, इसका भी कुछ 500 G है एंड सो ऑन, ऐसा करके। और घोड़े का यूजुअली पाँव नहीं फिसलता है ड्यूरिंग रनिंग, तो पाँव नहीं फिसलता है तो हम नहीं कहेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू R2, इट इज समथिंग डिफरेंट। जब आप दौड़ते हो आपकी पाँव के नीचे फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg नहीं है, म्यू mg से कम है, बिकॉज योर फीट इज नॉट स्लाइडिंग। हाँ, अगर चप्पल टूट गया खींचते हुए ले रहे हो या फिर ऐसे दौड़ रहे हो कि पाँव बार बार फिसल रहा है, तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg है। घोड़ा दौड़ता है तो पाँव फिसलता नहीं है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 500 G। द वेट नॉर्मल रिएक्शन इज 500 G, बट द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट म्यू R2। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है मालूम नहीं, वही तो पता करना है। अब ये है फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम। इन एडिशन टू दैट दिस एंटायर सिस्टम इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन a। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सीलरेशन a में जा रहा है तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स आ रहा होगा, और घोड़े के ऊपर भी तो आ रहा होगा नहीं? घोड़े के ऊपर कितना आएगा? 500 into a ma, इसके ऊपर 1500 into a, so this is coming out to be 1500 into a, ये 500 into a। तो देखो तो ये पूरा चीज के ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो क्या है? आप कहोगे 8 डायनामिक इक्विलिब्रियम, sigma fx is equal to 0 gives you frictional force। इधर को है, बाकी सारे इधर को, ये कितना है भाई? म्यू R1 0.5 into 1500 G, 0.5 into 1500 G को भी 10 कर दिए, और ये 1500 A, ये 500 A, इट इज 2000 A, दैट इज A का वैल्यू 1 दिया है तो 2000 हो गया। Is it coming 7500? 2. Is it coming 9500? लेकिन बुक में शायद 9000 दिया है कि क्या दिया है? देखो 6000 दिया है। मेरा कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? ये 1500 है, ये 500 है। म्यू का वैल्यू कितना दिया है? जस्ट ए मिनट, म्यू का वैल्यू कुछ गड़बड़ तो नहीं दिया? म्यू का वैल्यू दिया है 0. घोड़ा वाला कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? मेरा घोड़ा कहीं भाग गया रे। पार्टिकल प्रोजेक्टेड क्वेश्चन नंबर ये 40 था, हाँ 49। ओ, म्यू का वैल्यू 0.2 दिया है, सॉरी मैं 0.2 दिया है, मैं 0.5 ले लिया। म्यू का वैल्यू दिया है 0.2, तो ये हो गया 3000, नहीं 0.2 into 3000, और ये हो गया 2000, 6000 कहाँ गया है? 3000। ये कैलकुलेशन करने में कुछ गड़बड़ तो नहीं रह गया? 1500, 500, 2000 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर, इट इज 1500 G, 15000 into 0.2, 2 into 3000, so it is coming out to be 5000 न्यूटन। 6000 दिया है तो गलत दिया है। समझ में आ रहा है? वो क्यों गलत दिया है? वो बोल रहा है कि ये जो इसके पांव पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा उसको भी कंसीडर कर दिया, 1500, 500, 2000 का फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। माई आंसर इज करेक्ट।
उसमें पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स दैट अर्थ इज अप्लाइंग ऑन दिस हॉर्स। हॉर्स के ऊपर अर्थ ने फोर्स लगाया 5000 न्यूटन। ये सिस्टम ऐसे चलेगा। अगर मान लो ये सारा का सारा चीज एक खिलौना होता और कोई एक थ्रेड लगा के कोई बच्चा इस पूरे खिलौना वाला सिस्टम को खींच रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में, तो यहाँ पर ये फ्रिक्शनल फोर्स उल्टे तरफ हो जाता और आपका आंसर होता 6000 न्यूटन, जबकि यहाँ पर ये ऐसा नहीं है। सो माई आंसर इज करेक्ट, कीप इट करेक्टेड। आया समझ में? यस सर। तो आंसर होगा 5000 न्यूटन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49। क्या करेंगे, कुछ लोग लिख के भाग गए, आप यू कैन नॉट कैच देम। क्वेश्चन लिखे दे दिया और भागे, कंप्लेन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। सर एक क्वेश्चन स्किप कर दिए। स्किप कर दिए? कौन सा क्वेश्चन नंबर? हाँ, ठीक, सॉरी। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल फोर्स P रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक ऑफ द प्लेन। कितना फोर्स देने से ये ब्लॉक चलना शुरू करेगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है जिसका वेट W दिया हुआ है और आप जानते हो कि इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा। बोल रहा है कि क्या फोर्स लगाएंगे कि ये ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा। जब ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा, आपका फोर्स का ये जो P है, P का एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा, P का एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा, W का एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा और W का एक कंपोनेंट ऐसे रहेगा। ये सारा कहानी आपको मालूम है ना? ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हुआ यूं है कि ये जो फोर्स था इसको थोड़ा सुंदर बना देते हैं ताकि आपको दिखेगा। ये जो फोर्स था इसका कंपोनेंट में बदल चुका है। ये जो फोर्स था इसका कंपोनेंट में हम रिप्लेस कर चुके हैं ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ, इसलिए मैं इसको कर्विंग कर दिया। यस, शायद आपको मालूम है कि ये वाला कंपोनेंट, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये वाला कंपोनेंट है P cos थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। दिस कंपोनेंट इज P sin थीटा। ये W है तो ये W sin थीटा, ये W cos थीटा। शायद आपको सब कुछ समझ में आने लगा। और अभी आप इसको किधर पुश कर रहे हो? ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा नीचे की तरफ। कितना? क्योंकि स्लाइड करने वाला है तो म्यू आर। बस एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में कितना नंबर क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर दिखता नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 शायद। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है कि फॉर व्हाट P ब्लॉक जस्ट मूव्स अप, ऊपर चढ़ेगा। तो सॉल्यूशन में हम ऐसे कहेंगे सिग्मा, मैं अपना y एक्सिस ऐसे लेता हूँ, x एक्सिस ऐसे लेता हूँ, किसी को कोई एतराज नहीं। अपना मर्जी में कैसा x एक्सिस और y एक्सिस ले सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ले लिया तो सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 विल गिव मी sigma fy equal to 0 will give me r is equal to t sin theta plus w cos theta, r is equal to w cos theta plus p sin theta। देखो सारा चीज मेडिकल एंट्रेंस में नहीं आएगा। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं फ्रिक्शन जहां खत्म कर दिया वही फ्रिक्शन का वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल खत्म हो गया। For NEET preparation, we prepare hardly some 25% of varieties of numericals available in the chapter. 75% न्यूमेरिकल तो हम लोग करते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग गोल ओरिएंटेड है, रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं। रिसर्च करने वाले के लिए तो बहुत क्वेश्चन है। एनीवे, तो इसलिए इस किस्म के लंबे लंबे क्वेश्चन को नहीं किए, क्योंकि वो 1 मिनट में बनता नहीं है। लेकिन मैं अगर कहूँगा जो भी क्वेश्चन देखिए लंबा क्वेश्चन है छोड़ दो, क्या भरोसा है कि आप लोग मेरे पे विश्वास करोगे?
यू विल स्टार्ट डाउटिंग, कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या करना पड़ा है, आपकी डाउट को रिस्पेक्ट करते हुए मुझे सारा चीज करना पड़ रहा है, अदरवाइज कहाँ चाहिए आपको मेडिकल एंट्रेंस के लिए। आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। ये आर का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। अब सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमें पता करना है पी का वैल्यू। तो ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करें तो हम कहेंगे इधर का फोर्स है पी कॉस थीटा, इधर को है डब्ल्यू साइन थीटा। तो पी कॉस थीटा प्लस इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस म्यू इंटू आर, तो सीधा लिखता हूं म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा म्यू पी साइन थीटा। ऐसा करके और सब चीजें निकल के आए और हमें यहां से निकालना है पी। एग्जाम में आएगा तो पी निकल जाएगा, अभी तो निकाल रहे हो। हाँ तो देखो इधर ये म्यू पी साइन थीटा को इधर ले आओ, पी को कॉमन रखो, बाकी चीज को डिवाइड करो। इधर ये डब्ल्यू कॉमन गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये इधर आया था तो पी कॉमन गया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा था, सो इट इज कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ऐसे ऐसे करके हमने निकाला द वैल्यू ऑफ पी। क्या मेरी बात समझ में आया? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर उसके नीचे है 71 कुछ लिखा है 71। वाओ, आज तो पूरा डाउट का बोझा है। क्वेश्चन नंबर 71 आप लोग समझने की कोशिश करो, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, आप लिख लोगे। क्वेश्चन आपके पास है, a block B of mass 5 kg is placed on another block of mass 10 kg which rests on a smooth horizontal floor. Mu between the blocks is 0.2 and the force of 40 Newton is applied on A. एक छोटा ब्लॉक, एक बड़ा ब्लॉक दिया है कि ब्लॉक बड़ा ब्लॉक का मास है 5 kg, ये 10 kg, ये 5 kg, ये 10 kg का ब्लॉक है और फ्लोर स्मूथ है, म्यू 0 है और इसको खींचा गया विथ ए फोर्स 40 न्यूटन और दिया है इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए। ए का एक्सीलरेशन क्या होगा? ए का एक्सीलरेशन, ए कौन है भाई? ए नीचे वाला, ए नीचे वाला ए है, ऊपर वाला बी है, ठीक है। अब ये जो ए है इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन पता चल जाएगा अगर उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है पता कर लेंगे तो। अब हमें मालूम नहीं कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, किन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में। क्यों मालूम नहीं? क्योंकि बी और ए के बीच में अगर स्लाइडिंग हो रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू आर, और बी और ए के बीच में अगर स्लाइडिंग नहीं हो रहा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स। जब हम ये छोटे वाले ब्लॉक को, नीचे वाले ब्लॉक को धीरे 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 खींचेंगे, ऑब्वियसली ऊपर वाला स्लाइड नहीं करेगा, नीचे वाले को जोर से खींचेंगे ऊपर वाला स्लाइड करेगा। तो जब हम इसको खींच रहे इतना फोर्स में, ये धीरे फोर्स है कि जोर फोर्स है हमको कहाँ मालूम? तो हमें मालूम नहीं है ब्लॉक ऊपर इसके साथ बैठ के जा रहा है कि स्लाइड कर रहा है। तो पहले ये तो पता करें कि बैठ के जाएगा या स्लाइड करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करने के लिए चलो पहले हम दोनों को फिर से कोई थ्रेड से जोड़ देते हैं। सपोज आई अटैच बोथ ऑफ देम बाय ए थ्रेड, किसी एक थ्रेड से दोनों को जोड़ दिया गया और आपने खींचा विथ एन फोर्स 40 न्यूटन। इफ blocks move together, acceleration क्या हो जाएगा? It will be 40 by 15, it is 8 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, शूडो फोर्स क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी कितना हो जाएगा?
जब ये स्लाइड करेगा वो कितना है म्यू इंटू 5g एंड दैट इज 0.2 इंटू 5 इंटू जी इज नॉट इट कमिंग आउट टू बी 10 न्यूटन, है ना। ये हो गया 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 5g होगा 10 न्यूटन। मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है इसके ऊपर, ये जो ब्लॉक बी चलेगा ये क्यों चलेगा, आप बोलोगे सर आप खींच रहे हो तो चल रहा है, मैं तो इसको खींच रहा हूं, ये क्यों चल रहा है, व्हेन आई एम ट्राइंग टू पुल दिस वन, नीचे वाले के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ आ रहा है, ऊपर वाले के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ आ रहा है, वही फोर्स के चलते वो चल रहा है। अगर इन दोनों के बीच में ऑयल डाल दिया होता और इसको मैं खींच लेता तो ये यहीं पे फिसल जाता नीचे और ये उसके नीचे निकल जाता, है कि नहीं। तो ये जो चल रहा है 5 kg इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्या हो सकता है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन। क्या हो सकता है मैक्सिमम एक्सीलरेशन 10/5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जा सकता है। उससे ज्यादा एक्सीलरेशन में लेने की कोशिश करोगे फिसल जाएगा। हम कितने एक्सीलरेशन में ले रहे हैं 8/3 नहीं, तो ये रहेगा कि फिसल जाएगा। ये मैक्सिमम जा सकता है 2 में, उससे ज्यादा जोर अगर इसको खींचेंगे तो ये फिसलेगा। अगर मैं इसको जोर से खींचा और ये कितना जोर से चलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जबकि ये चलेगा 8/3 में, तो इसका एक्सीलरेशन उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिसलने लगेगा। तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg is 10/5 is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या कहोगे, एज 8/3 is greater than 2 the block slides। पता चल गया कि ब्लॉक 5 kg वाला ब्लॉक, द 5 kg ब्लॉक स्लाइड्स, 5 kg ब्लॉक स्लाइड्स। सो ये जो 10 kg का ब्लॉक रखा है उसके ऊपर क्या फोर्सेस आ रहे हैं, वेट आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, फ्लोर तो स्मूथ है और ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। तो सोचो अगर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है रिलेटिव टू 10 kg, क्या बता सकते हो, अगर समझ में आ रहा है तो 5 kg किधर को स्लाइड कर रहा है, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, क्योंकि 8/3 में जा रहा है, ये जा रहा है 2 में, पीछे की तरफ होगी। हाँ, तो ऊपर वाले के ऊपर आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है, इसके ऊपर पीछे की तरफ कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 10 न्यूटन, और आपने खींच रहा है 40 न्यूटन में और यहाँ पर मास है 10 kg, तो व्हाट इज द नेट फोर्स, एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg, एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 40 - 10 by 10 3 meter per second square. So the acceleration of the 10 kg block will be 3 meter per second square. समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? यस। हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर दिया हूँ, तुम लोगों को दे दूंगा। बाप रे, आज तो पूरा डाउट पूरा मेरे को नहला दिए तुम लोग। चलो ठीक है, अच्छी बात। अगला क्वेश्चन है, क्या ही हो गया, ये भी तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये 77। वाओ, मेरा कॉलेज का क्वेश्चन है, एंट्रेंस का, बीएचयू का, गुड। लेकिन ये 2004 का है, तब तक तो मैं छोड़ चुका था। आई लेफ्ट बीएचयू इन 1995 में, शायद तुम लोग पैदा भी नहीं हुए होगे तब। एंड 2 तारीख को मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, मजा आएगा मेरे को। आई एम गोइंग फॉर ए वीक एट बीएचयू में, थोड़ा घूमूंगा, देखूंगा कहाँ खाता था पीता था। 77, क्वेश्चन नंबर 77। A body of mass m is set on a horizontal surface. The coefficient of friction between the body and the surface is mu. The mass is pulled by a force F as shown in figure. Limiting frictional force between the body and the surface will be how much?
लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया भाई। पूछा है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है और ये जो ब्लॉक है इसका मास m दिया हुआ है और ये जो मास m है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। इधर से कोई खींच रहा है बदमाश इसको P फोर्स में, एंगल दिया है 30 डिग्री और पूछा है इसका मास अगर m है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो पूछा है ये जो कोई P फोर्स खींच रहा है इधर और इधर दिया है कोई फोर्स F इधर को खींच रहा, ओहो सॉरी, पूछा है यहाँ पे कोई एक फोर्स F है। A body of mass m reset on a horizontal surface, the friction coefficient between the body and the surface is mu, यहाँ पर mu है। The mass is pulled by a force F shown in figure। अब ये P क्या दिया है? The limiting frictional force between the body and the surface will be how much? Oh. ठीक है। That means for what value of F the body just starts moving? लैंग्वेज गड़बड़ है। फाइंड मिनिमम F फॉर which ब्लॉक starts moving। मिनिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच द ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों को कर लेना चाहिए था। P का ऐसा कंपोनेंट है, P का ऐसा कंपोनेंट है, P का वेट है, P का नॉर्मल रिएक्शन है और क्या रखा है, और क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ F के चलते चलने की कोशिश करने वाला है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा। सारा वैल्यू डालो, ये है mg, ये है r, ये है म्यू r, ये है P cos 30, this is P cos 30 is root 3 by 2, this is P sin 30 is P by 2। खत्म कहानी। At limiting equilibrium R is equal to mg minus P by 2। समझ में आना जरूरी है, इतना क्वेश्चन कर चुके हो तो। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके। R इज इक्वल टू mg माइनस P by 2। बढ़िया, ये समझ में आया। थोड़ा जगह बना के रखना पड़ता है ताकि न्यूमेरिकल कर पाए। अच्छा ठीक है। नाउ सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू इधर का फोर्स इज इक्वल टू इधर को √3 P by 2 और ये क्या है, ये म्यू आर है, सॉरी ये म्यू आर है, लिखने में बड़ा गंदा लिखा है, म्यू इंटू आर है। इट इज F इज इक्वल टू P √3 by 2 प्लस म्यू इंटू आर, आर का वैल्यू है म्यू mg माइनस म्यू P by 2। क्या म्यू का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया है। क्या दिया है? नहीं, नहीं दिया है। सो टू से इन टर्म्स ऑफ P इज नॉट इट, इन दोनों में से P by 2 कॉमन जाएगा। इट इज √3 माइनस म्यू प्लस म्यू mg। कुछ तो गड़बड़ है या फिर ये क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है, देख लो भाई। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर, आर हो गया mg माइनस P by 2। आर इज mg माइनस P by 2, ठीक है, ठीक है। और F इज म्यू आर प्लस P √3 by 2, P √3 by 2 इधर को है प्लस म्यू आर इज म्यू mg माइनस म्यू P by 2। हाँ, माय आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शायद ये ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है कि क्या है, देखो नहीं मैच कर रहा है। √3p/2, अच्छा म्यू p/2, म्यू कॉमन, mg और p को दोनों, हाँ उसका आंसर सी दिया है सर। तो देखो नहीं आ रहा आंसर, तो मैं क्या करूं, गलत दिया है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत दिया है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75 कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में सर ये रिएक्शन फॉर म्यू इनटू आर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? सर यहाँ आर mg माइनस p/2। हाँ तो r का वैल्यू mg माइनस p/2 है, r का वैल्यू mg माइनस आर p/2। इंटू म्यू करेंगे तो माइनस। हाँ तो r का वैल्यू क्या है? r इज mg माइनस r प्लस p/2 इज म्यू, सो r इज mg माइनस p/2। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? म्यू इंटू r, सो म्यू mg माइनस म्यू p/2। और ये क्या बात? फ्रिक्शन फोर्स पूछा है। फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है ना? अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स क्या? एक मिनट थोड़ा देख लूं। यस सर। लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन, ओ फ्रिक्शनल फोर्स इज ओनली म्यू आर, सॉरी ये एफ नहीं पूछा है, पूछा है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। देखा कितना माइन्यूटली क्वेश्चन को पढ़ा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू आर, खत्म कहानी। अरे हम लोग तो सोचे कि कुछ गड़बड़ है, हम तो एफ निकालने में लग गए थे। ये mg माइनस p/2, वेरी गुड बेटा। क्या बात समझ में आया? यस सर। कितना सिंपल क्वेश्चन तो था, हम लोग क्वेश्चन गलत पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर तो मुझे नहीं दिख रहा, पर दिया है कि कोई एक ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है। जब ये ब्लॉक किसी एक रफ इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है और एक्सीलरेट कर रहा है, द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ए रफ प्लेन, स्लाइड्स डाउन ए रफ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। स्लाइड्स डाउन मतलब इंक्लाइन प्लेन होगा, ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कोई रफ प्लेन है, रफ प्लेन में ये स्लाइड कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन में। तो पूछा है आपको कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, ये प्लेन इस ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स दे रहा है, ठीक है, क्या फोर्स दे रहा है? इट इज मोर देन mg, लेस देन mg, इक्वल टू mg। देखो यहां पर ये म्यू है और यहां पर जो फोर्स इसके ऊपर ये है, क्या बताओ? ये एक नॉर्मल रिएक्शन है और ये म्यू आर है, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है। आर का वैल्यू यू नो, इट इज mg cos थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो आर इज mg cos थीटा। म्यू आर क्योंकि स्लाइड कर रहा है तो म्यू mg cos थीटा, इट इज स्लाइडिंग, है कि नहीं? ये बात कांस्टेंट एक्सीलरेशन में आ रहा है, इट इज स्लाइडिंग डाउन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यू मस्ट अंडरस्टैंड। व्हेन इट इज स्लाइडिंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन द एंगल इज मोर देन एंगल ऑफ रिपोज। हाँ, अब ये जो प्लेन है इसके ऊपर क्या फोर्स दे रहा है? दो फोर्स दे रहा है, आर और म्यू आर का रिजल्टेंट। नेट फोर्स क्या दे रहा है? ये आर और म्यू आर का रिजल्टेंट। सो आपको होगी इट इज आर इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। आर क्या है? mg cos थीटा, है ना, mg cos थीटा। तो ये जो तरीके में हम लोग अभी कर रहे हैं इसमें से आसानी से पता नहीं चल रहा है कि mg से ज्यादा होगा कि कम होगा, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से सोचेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा ये जो ब्लॉक है, सोचो ये ब्लॉक अगर स्लाइड नहीं करता, रेस्ट में होता, क्यों रेस्ट में रहेगा भाई? हाँ फ्रिक्शन है, रेस्ट में है।
तो ये प्लेन इसके ऊपर क्या फोर्स देता, क्या फोर्स देता, क्या देता कि एक फ्रिक्शनल फोर्स देता और एक नॉर्मल रिएक्शन देता। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, mg sin थीटा। अगर यहाँ पर थीटा थीटा 0 से ज्यादा है, क्या आपको मालूम है कि वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विथ थीटा हम लोग किए थे। यस सर। हाँ, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होने से फ्रिक्शनल फोर्स फिर से कम हो जाता है, इट इज लेस देन mg sin थीटा, नहीं घट जाता है। एनीवे वो सारा कंसेप्ट को यूज करके करोगे तो करोगे, नहीं तो फिर अपना दिमाग लगाते हैं। अगर कोई ब्लॉक में रेस्ट में है कोई ब्लॉक, तो आप जानते हो नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा, ये है mg sin थीटा, क्योंकि इस रेस्ट में है mg sin थीटा इज काउंटर ब्लास्ट में फ्रिक्शन। तो प्लेन इसके ऊपर क्या फोर्स दे रहा है, ये फोर्स और ये फोर्स का रिजल्टेंट mg sin थीटा और mg cos थीटा का रिजल्टेंट, जबकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। mg cos थीटा का स्क्वायर प्लस mg sin थीटा का स्क्वायर होल डबल हो गया mg। और वैसे भी सोचो तो ये ब्लॉक के ऊपर एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो वेट है, बाकी जो भी फोर्स है ये प्लेन दे रहा है, तो कितना दे रहा होगा, वही वेट है अपवर्ड, इसलिए तो रेस्ट में है। तो जब ये रेस्ट में है द रिएक्शन फोर्स इज सेम एज W। जब ये रेस्ट में नहीं है, रेस्ट में नहीं है मतलब फिसल रहा है, मतलब W ज्यादा है कि रिएक्शन फोर्स ज्यादा है, W ज्यादा है, सो द रिएक्शन फोर्स इज लेस देन W, दैट्स ऑल। आप कहोगे द नेट रिएक्शन फोर्स ऑफ दिस ऑन दिस इज लेस देन mg, उतना कह के छोड़ दो। क्या बात समझ में आया? नहीं आया। मतलब समझ में नहीं आया कि सेटिस्फेक्शन नहीं आया? समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, चलिए कोशिश करते हैं दोबारा। मतलब मेरे को फेल कर दिए, समझा नहीं पाया। आप लोग तो अच्छे लोग हैं कि समझ में नहीं आया बोलते हो, मतलब इनडायरेक्टली बोलते हो कि सर समझा नहीं पाइए, समझा नहीं पाए, आप दोबारा समझाइए, दोबारा कोशिश करिए, यू फेल्ड। चलिए आई टेक द चैलेंज अगेन। अब यहाँ पे सोचो कि कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दी बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन दी ब्लॉक, नेट फोर्स बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन दी ब्लॉक। तो हम देखेंगे कि देयर आर टू फोर्सेस इन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो है ग्रेविटी, वो ऐसा है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स ये प्लेन दे रहा है, कैसे दे रहा होगा, एक ही फोर्स दे रहा होगा, कैसे दे रहा होगा कि रेस्ट में द कॉन्टैक्ट फोर्स नेट फोर्स ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन मस्ट बी लाइक दिस। सर ये इंक्लाइंड प्लेन इसके ऊपर ऐसा फोर्स दे रहा है, विश्वास तो नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, हो रहा है विश्वास कि नहीं हो रहा है? चलिए नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो मैं विश्वास करवाता हूँ आपको, ठीक है। छुर मतलब छुर, देखो ये इसके ऊपर एक फोर्स तो दिया, कैसा वाला, ऐसा वाला तो फोर्स दिया, ये समझ में आया? यस सर। और एक ऐसा वाला फोर्स भी दिया, ये भी तो समझ में आया? समझ में आया सर। तो ये R कितना है, ये R है mg, R है mg cos थीटा, म्यू R है mg sin थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट R और म्यू R का रिजल्टेंट इज समथिंग लाइक दिस, व्हिच इज लाइक दिस। अभी समझ में आया? यस सर। यस। अभी देखो ये नेट फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, बल्कि ये रेस्ट में था, अगर ये नीचे आने लगा तो कौन बड़ा है, W की नेट फोर्स? W। बस, दैट मींस द नेट फोर्स इज लेस देन वेट। अगर ऊपर जाता तो हम कहते हैं नेट फोर्स इज मोर देन वेट। अगर हम कहेंगे ये सारा अरेंजमेंट इज इनसाइड ए लिफ्ट एंड द लिफ्ट इज मूविंग अप विथ एन एक्सीलरेशन a, व्हाट इज मोर, द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक और द वेट, आप कहते हैं नेट फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो इससे पता चला क्योंकि ये पूरा चीज नीचे की तरफ आ रहा है, वर्टिकल एक्सीलरेशन रखता है, तो आप कहोगे नेट फोर्स मस्ट बी लेस देन W। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पता चला इधर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं तो उधर तुम लोग क्वेश्चन और जोड़ते जा रहे हो।
मतलब फंसा हुआ आज ऐसे कि जिंदगी भर कभी डाउट नहीं पूछेंगे। नहीं, अच्छा ठीक है, ये ब्लॉक है। A block slides down an inclined plane with constant velocity. If it is thrown off towards the plane with certain speed, then it will. कोई एक इंक्लाइन प्लेन में कोई ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी में स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है, स्लाइडिंग डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या मतलब है? मतलब ये है कि यही एंगल है उसका एंगल ऑफ रिपोज। दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऐसे दिया है, मतलब द एंगल इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज एंगल ऑफ रिपोज। पूछा है अगर ये ब्लॉक एंगल ऑफ रिपोज है, मतलब ये ब्लॉक को यहाँ पे अगर छोड़ देंगे तो रुके रहेगा। सो एट द एंगल ऑफ रिपोज द ब्लॉक विल बी आइदर एट रेस्ट और स्लाइड डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये ब्लॉक को हम यहाँ पे रोक देते हैं तो रुक जाएगा। बोला है कि ये ब्लॉक को ऊपर की तरफ फेंका गया, जब ऊपर की तरफ फेंका गया mg sin थीटा नीचे की तरफ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ होगा, धीरे 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 जाके यहाँ पे कहीं रुकेगा। क्या रुकने के बाद फिर से वापस आएगा? कैसे आएगा? इट इज एट द एंगल ऑफ रिपोज, इट्स अबाउट टू मूव बट नॉट मूविंग। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, सपोज 45 डिग्री में ये फिसलना शुरू करता है। अगर ये 30 डिग्री फेंकेंगे तो जाएगा, रुक जाएगा। अगर ये 60 डिग्री फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, फिर से फिस के वापस आ जाएगा। अगर ये 45 डिग्री है तो इट विल गो एंड जस्ट स्टॉप देयर। और थोड़ा सा भी वाइब्रेशन हुआ तो फिसल के फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी में आ सकता है, लेकिन अभी कांस्टेंट वेलोसिटी में आने के लिए उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। जैसे भी नीचे आने की कोशिश करेगा बाय mg sin थीटा, ए फ्रिक्शनल फोर्स विल डेवलप म्यू mg cos थीटा। और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 है एंड mg sin थीटा म्यू mg cos थीटा बराबर है एट थीटा इक्वल थीटा 0, तो रुके रहेगा, वापस नहीं आएगा। सो व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज एंगल ऑफ रिपोज और लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, ध्यान रहे, इट इज एंगल ऑफ रिपोज और लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, लेस देन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, तो ये जाएगा और रुक जाएगा। And if theta is more than angle of repose, the block will again slide back, हो जाएगा। जैसे आप धक्का दिए ऊपर जाएगा, फिर से वापस आएगा। क्या मेरी कहानी समझ में आया? Yes, sir. Sir, ऊपर 2 क्वेश्चन स्किप हो गया है। शिप हो गया? नहीं, वो तो किए mg 2 क्वेश्चन। Sir, हाँ, नंबर 1 उसकी बात है। नंबर 1 और नंबर 2। हाँ, अरे कैसा स्किप हो जाता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? अब नंबरिंग से क्या रखा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कोई एक when an inclination of an inclined plane is 30 degree to horizontal, the block of mass m kept on it just starts sliding. The condition that the minimum force parallel to the plane required to just pull the block upward the plane कितना होगा? बोला किसी एक इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन जब 30 डिग्री था, तब यहाँ पर वो ब्लॉक को रखने से वो फिसलना शुरू करता था। मास इसका m है, ये फिसलना शुरू करता था, जस्ट स्टार्ट्स फिसलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अगर ऐसा केस है जस्ट स्टार्ट्स फिसलिंग, मतलब आप क्या कहोगे? म्यू mg और म्यू इज इक्वल टू tan 30, दिस मस्ट बी एंगल ऑफ रिपोज, है कि नहीं? फिसलना शुरू किया, ठीक है, ये फिसलना शुरू किया एट tan 30 डिग्री, ठीक है। जब अगर इसको ऊपर फेंकेंगे, खींचेंगे, तो बोल रहा है कि क्या मिनिमम फोर्स चाहिए? क्या मिनिमम फोर्स चाहिए? एक mg sin 30 चाहिए खींच के ऊपर लेने के लिए, और एक ये नॉर्मल रिएक्शन तो आपको मालूम है, म्यू mg cos 30 चाहिए। खत्म। तो आप कहोगे द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव इट अपवर्ड इज mg sin 30 प्लस म्यू cos 30, और ये म्यू क्या है? tan 30 sin 30 बाई cos 30 हो गया 2 sin 30, 2 mg sin 30, ये थीटा क्या है? 30 तो है, थीटा 30 सुनने में एक जैसा लगता है तो लिख देते हैं। हाँ, 2 mg sin 30 और sin 30 होता है 1/2, so it is mg. So
So the minimum force required to pull it up is mg. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ दिया है दूसरा. A horizontal time varying force F is equal to alpha t starts pulling a block on a roof in plane. The body starts accelerating is within interval t equal to t0 rate of increase in frictional force. Rate of increase in frictional force. Wow. बोल रहा है कि ये कोई एक ब्लॉक है और ये पता चला कि यहाँ पे कोई एक फोर्स हमने लगा रखा है जो फोर्स इज चेंजिंग विथ टाइम अल्फा टी. ठीक है, फोर्स इज अल्फा टी. अगर फोर्स अल्फा टी है तो टी इक्वल टू 0 में कोई फोर्स नहीं था और द बॉडी स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग एट ए टाइम टी, टी इक्वल टू टी0. जैसे फोर्स लगाया, ये रॉक प्लेन था तो धीरे धीरे फ्रिक्शनल फोर्स भी उल्टा डायरेक्शन में बढ़ा और ये फोर्स बढ़ता गया, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता गया. टी इक्वल टू टी0 में ये एक्सीलरेशन शुरू किया. क्या आप ये क्वेश्चन को देख के बता सकते हो व्हाट वाज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक? T इक्वल टू T0 के बाद ये फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि मूव कर गया. मतलब T इक्वल टू T0 में जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो मैक्सिमम था, उसके बाद ये ज्यादा हो गया और ये निकल गया. सो द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज अल्फा T0, है ना. तो फ्रॉम द डाटा पूछा नहीं है, फिर भी आप कह सकते हो कि म्यू आर इज अल्फा T0. लेकिन पूछा कुछ दूसरा है. पूछा है कि ड्यूरिंग द इंटरवल t लाइंग बिटवीन 0 टू t0, ये पीरियड में पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन फ्रिक्शनल फोर्स. dff बाई dt क्या है, ऐसा पूछा है. बड़ा खतरनाक है. एनीवे, t0 पीरियड से पहले, t0 टाइम से पहले क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा था? नहीं मूव कर रहा था. नहीं मूव कर रहा था तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? सेम एज अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स क्या है? अल्फा टी. सो 8 आंसर में क्या लिखेंगे? 8 t लेस देन t0 फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अल्फा टी. तो फिर डेरिवेटिव ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? ओनली अल्फा. खत्म कहानी. आंसर हो गया नॉन. इसमें आंसर नहीं दिया. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. तो हो गया. A block slides down an inclined plane with constant velocity. If it is thrown up towards the plane with certain speed, then it will again come down. ये तो हो गया है. ये कर लिए ना? Yes, sir. स्टॉप. नंबर 17 दिया है कि इन द फिगर शो. अच्छा, नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 है. भाई साहब कुछ ऐसा दिए. आहा, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है. यहाँ पे कोई एक दूसरा ब्लॉक है. यहाँ कोई फोर्स खींच रहा है. बोले दोनों ब्लॉक का मास m है. इस ब्लॉक इज ऑफ मास m. म्यू ऑन द टेबल इज 0.2. यहाँ पर म्यू दिया गया है 0.2. ब्लॉक टेबल इज 2 mg. अच्छा, यहाँ पर कोई एक फोर्स 2 mg लगा के आप इसको खींच रहे हो. हाँ, तब तो सिंपल है. हमें पता करना है एक्सीलरेशन. तो पहले निकालो ड्राइविंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स क्या होगा भाई? आपने खींच रहा है 2 mg में और यहाँ पर कोई फ्रिक्शन है जो रोक रहा होगा और इसका वेट भी तो रोक रहा है. इसका वेट रोक रहा है, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है.
So it is mg minus 0.2 is 8 mg is 0.8 mg. एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास. क्या मास मूव करेगा? ये भी दोनों मूव करेंगे. अच्छा, तो इट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्या बात समझ में आया? Yes sir, yes sir. ठीक है. Question number 25. In the figure, the floor is smooth and mu between blocks is 0.5 and that on floor is mu 0. In the figure shown, the floor is smooth. क्या क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ लिखा गया. In the figure shown, the floor is smooth and mu between the blocks is 0.5 and that on the floor is mu 0. Minimum value of mu 0 for which the 3 kg block slides on pushing it. ये क्या बात हुआ? फ्लोर इज स्मूथ लिखना गड़बड़ था. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को रेक्टिफाई करो. क्वेश्चन में दिया है कि ये 3 kg का ब्लॉक है. ये नीचे उसका कोई एक दूसरा ब्लॉक रखा है. ये शायद नीचे का ब्लॉक कितना है, काट पीट के गंदा कर दिया लोग. 2 kg है. पूछा है यहाँ पर म्यू का वैल्यू म्यू 0 है और यहाँ पर म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.5. बोल रहा है कि म्यू 0 का वैल्यू कितना होने से बाय पुशिंग यू कैन मूव दिस ब्लॉक. अगर ये 2 kg बड़े जोर से चिपका होगा नीचे तभी तो 3 kg स्लाइड करेगा. नहीं तो जब 3 kg को पुश करेंगे वो 2 kg को लेके चलेगा. म्यू 0 कितना होना चाहिए? When 3 kg slides, frictional force on it is equal to यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन इनटू म्यू 0.5 into 3 into g is 15 Newton. Oh. Now in that case look at the 2 kg mass. यहाँ पर ये 3 kg के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा था 3g, तो 3 kg भी उसके ऊपर दे रहा होगा 3g. ये 3 kg के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इधर को दे रहा था तो इसके ऊपर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा 15 न्यूटन का, जो हम लोग अभी निकाले. अच्छा, और नीचे इसका एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा r' और इसका अपना एक वेट भी तो रहेगा 2g. और क्योंकि ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है एक फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा यहाँ पर म्यू r'. और कहो कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हियर ऑन द फ्लोर. ये 2 kg का ब्लॉक है. फॉर 2 kg ब्लॉक r' कितना है भैया? r' इज r plus 2g. r plus 2g means 5g. और ये फोर्स इसको फिसला के आगे लेने की कोशिश कर रहा है. अगर ये स्मूथ होता 15 न्यूटन के चलते चलते बनता, नहीं चलेगा. अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोक देगा तो नहीं. सो फॉर इक्विलिब्रियम फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू पूछा है, म्यू 0 into r must be equal to 5g. फॉर इक्विलिब्रियम ये मूव नहीं करेगा. कब? जब फ्रिक्शनल फोर्स इसको कैंसिल कर जाएगा. पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू 0 क्या होगा. मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू 0 फॉर व्हिच दिस विल बी एट रेस्ट. मतलब म्यू 0 अगर और थोड़ा सा भी कम होता फिसल जाता. मतलब अभी जस्ट फिसलने वाला है. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू म्यू 0 into r. सो म्यू 0 into r इज इक्वल टू 5g. r तो नहीं, r'. सॉरी थोड़ा गड़बड़ लिखा हूं. म्यू 0 into r' इज इक्वल टू 5g नहीं, क्या है यहाँ पर लिखा है 15 न्यूटन. सॉरी गड़बड़ लिख दिया हमने. हाँ नहीं, तो r' का वैल्यू क्या है 5g. तो म्यू 0 का वैल्यू क्या हो गया 15/50
10, ये 3, इट इज 0.3। सो म्यू जीरो का वैल्यू अगर 0.3 होगा तो ऊपर वाले ब्लॉक को ढकेलो तो ऊपर वाला फिसल जाएगा, नीचे वाला नहीं फिसलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? Understanding. अंडरस्टैंडिंग। आज तो बड़ा मजा आ गया, मेरा समय पूरा खा गए तुम लोग। चलो ठीक है। हाँ, तो ये था बात हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों ब्लॉक स्लाइड कर जाएंगे। 38 दिया है कि ये कोई एक छोटा ब्लॉक है 2 kg वाला। ये सारा क्वेश्चन कहाँ से ले आए बच्चे? अच्छा ठीक है, ये 2 kg वाला ब्लॉक है और इसको रखें किसी एक 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर। आई एम कीपिंग इट ऑन ए 3 kg वाला ब्लॉक। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको हम फोर्स दे रहे हैं F। पूछा है फ्लोर स्मूथ है और इन दोनों के बीच में म्यू है 0.5। पूछा है फाइंड मैक्सिमम F फॉर विच ब्लॉक्स मूव टुगेदर। Find the maximum F for which the blocks move together। मतलब अभी अगर F उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा, ये दोनों ब्लॉक एक साथ नहीं जाएंगे। मतलब क्या होगा, पहले आपको इमेजिन करना है। हम छोटा सा एक फोर्स देंगे, दोनों ब्लॉक चल रहे हैं। फ्लोर स्मूथ दिया है कि द फ्लोर इज स्मूथ, फ्लोर इज स्मूथ, फ्लोर इज स्मूथ, यहाँ पर दिया। अब इसको पुश के, अब अगर इसको धीरे धीरे पुश करोगे तो दोनों मिलके जा रहे हैं। जोर से पुश करोगे दोनों मिलके नहीं जा रहे हैं। दोनों मिलके नहीं जा रहे हैं जब तब किसका एक्सीलरेशन ज्यादा लगा है, 3 kg का कि 2 kg का? और जोर से ढकेल दोगे 3 kg आगे निकल जाएगा, 2 kg पीछे रह जाएगा। मतलब 2 kg का एक्सीलरेशन कम है, 3 kg का एक्सीलरेशन ज्यादा हो गया। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच दे विल मूव टुगेदर। मतलब 2 kg जितना एक्सीलरेशन में जाएगा 3 kg उतने ही एक्सीलरेशन में जाएगा। पहले देखते हैं कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg क्या होगा। मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg क्या होगा? मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg। पहले बताओ कि आप तो इसको पुश कर रहे हो, 2 kg क्यों चल रहा है? क्योंकि जब आप 3 kg को पुश करके लेने की कोशिश कर रहे हो, 3 kg के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ आ रहा है और 2 kg के ऊपर आगे की तरफ, वही उसको ढकेल के ले रहा है। अच्छा ये बात है। तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg क्या होगा? इट इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास इज म्यू जी। रिमेंबर, ये 2 kg हो या 5 kg हो या 10 kg हो, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना होगा? म्यू जी। दैट इज म्यू का वैल्यू 0.5 दिया है, जी को 10 ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज्यादा एक्सीलरेशन में लेने की कोशिश करोगे, इसके ऊपर जो शैडो फोर्स आएगा ma, ओ ma ये 2 म्यू जी से ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ma will be more than 2 म्यू जी, तो क्या होगा, ये इसके ऊपर से फिसल जाएगा। सो फॉर नो फिसलिंग आप कहोगे ma must be maximum equal to म्यू एम जी, तो a is equal to म्यू जी। मतलब इसको मैक्सिमम परमिसिबल एक्सीलरेशन ये है, तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? हम कोशिश करेंगे कि इस अरेंजमेंट का एक्सीलरेशन ज्यादा ना हो जाए। कहां से? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये ध्यान रखते हुए फोर्स लगाएंगे, तो 2 kg और 3 kg दोनों मास को मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, तो फोर्स चाहिए कितना? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन से ज्यादा फोर्स देंगे, एक्सीलरेशन 5 से ज्यादा हो जाएगा, ma will be more than mu mg, ऊपर वाला ब्लॉक फिसल जाएगा। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. यस। खत्म हो गया क्या? और है ना? कैसे मेरा वाला खत्म हो गया? अच्छा रुको रुको, आ रहा है, इट इज कमिंग।
an insect inside a sphere of radius r, the coefficient of friction between them is 1 by root 3. Find to what maximum height the insect can climb. कितना maximum height? To maximum height, हाँ, height is missing. बोल रहा है कि ये इंसेक्ट है किसी एक हेमिस्फेरिकल बॉल के अंदर, ऐसा, और ये कीड़ा जो है यहाँ पर छोटा सा कीड़ा है, और इसका दिया है कि रेडियस इसका r है, रेडियस इज r, और दिया है कीड़ा और इसके बीच में आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है वो 1 by root 3 है। तो कीड़ा चढ़ने लगेगा तो कितना ऊपर तक चढ़ेगा। देखो ये जो कीड़ा है, ये अनजान बेवकूफ कीड़ा ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको मालूम नहीं है कि जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा उसका पांव फिसलने लगेगा, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद तो फिसल जाएगा। पूछा है कि ये मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा सकता है, बताओ ये मैक्सिमम कितना ऊपर तक चढ़ सकता है। सपोज यहां तक चढ़ सकता है, क्यों इससे ऊपर क्यों नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इससे ऊपर चढ़ेगा तो फिसल जाएगा, है कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्शन। सो पूछा है बताओ टू व्हाट मैक्सिमम हाइट इट कैन क्लाइंब, एच आपको पता करना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. टू व्हाट मैक्सिमम हाइट इट कैन क्लाइंब, बढ़िया है। अच्छा ठीक है, अब ये इंसेक्ट यहां तक चढ़ा और उसे ऊपर जाने से फिसल जाता है। मान लो कि वो इंसेक्ट किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे बैठा है, उसी इंसेक्ट को लाते हैं, दूसरे को क्यों लाएंगे, यही तो इंसेक्ट है। यस, अरे हाँ, अगर ये इंसेक्ट इसी एक इंक्लाइन प्लेन पे बैठा है तो बताओ ये एंगल कितना होने से मैक्सिमम कितना एंगल तक ये बैठा रहेगा, उसके बाद फिसल जाएगा। अगर एंगल बढ़ाते जाएंगे दैट इज tan इनवर्स ऑफ म्यू। So the maximum angle to which this insect can remain at rest on this inclined plane is tan inverse of mu, क्योंकि वो एंगल ऑफ रिपोज होता है। यहाँ पर म्यू का वैल्यू कितना दिया है 1 by root 3, so it is tan inverse of 1 by root 3 and perhaps that is equal to 30 degree। मतलब ये इंसेक्ट कहाँ तक चढ़ेगा, ये इंसेक्ट तो वहां तक चढ़ेगा जहां तक इसकी एंगल सिर्फ 30 डिग्री हो जाए, उससे ज्यादा एंगल होगा इसका पांव फिसल जाएगा। मतलब मैक्सिमम 30 डिग्री तक चढ़ सकता है, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर चढ़ेगा तो फिसल जाएगा। बस हमें पता करना है कि कितना ऊपर तक चढ़ेगा, बताओ, मतलब हमें एच पता करना है। ठीक है भाई, हमें एच पता करना है। तो आपको मालूम है कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी तो 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 60 डिग्री है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये r है, ये 60 डिग्री है, तो ये हो गया r sin 60, ये हो गया r sin 60। तो ये कितना हो गया, इट इज r minus r sin 60, h इज इक्वल टू r minus r sin 60, और r का वैल्यू तो r है, sin 60 इज √3/2, 1 minus √3/2। इतना मैक्सिमम हाइट तक चढ़ सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, yes. यस, टू व्हाट मैक्सिमम हाइट इट कैन क्लाइंब, इससे ज्यादा हाइट वो चढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, टू व्हाट मैक्सिमम हाइट इट कैन क्लाइंब अप टू ए मैक्सिमम हाइट r into 1 minus √3/2। इनसाइड ये थोड़ा क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रहा है। ये मैक्सिमम हाइट पूछा है कि सेंटर से कितना दूर पूछा है, सेंटर से कितना दूर पूछा होता तो r sin 60 होता। क्वेश्चन में कुछ चीजें मिसिंग है मुझे लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, खत्म कहानी। ठीक है, नेक्स्ट, खत्म हो गया। हाँ, मेरे को तो पूरा तुम नीट एग्जाम दिला दिए रे। कितना क्वेश्चन था आज? 25? हाँ, 20 था शायद। 20 क्वेश्चन बक बका के मेरा जान निकल गया। एनीवे, तो ये है आपकी, नहीं 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 नहीं, जस्ट मिनट, 7, ये नाम है उसका डाउट।
on friction. तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चलने लगा है पीछे की तरफ. सम रूफ कास्टिंग इज गोइंग. वो मिक्सर मशीन आता है ना, डुक 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 कर रहा है. इरिटेटिंग है. ठीक है, रिकॉर्डिंग करना मुश्किल है. ठीक है.